पता है मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, क्रिसमस आने वाला है, जब मिलते हैं तोहफे और आता है बहुत मजा। पर याद रहे, पटाखे फोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। अगर उन्हें गलत तरीके से जलाया गया तो उनका नतीजा बहुत ही बुरा हो सकता है। बस ये कहानी सुन लो। The Snow Maiden। एक बूढ़े अंकल थे जो अपनी पत्नी के साथ बर्फीले मैदान के पास रहते थे। उनके बच्चे शहर रहने चले गए थे और उनके बच्चों को अपने साथ ले गए थे। वो बस गर्मियों में अपने दादा दादी से मिलने आते थे और सर्दियों में बूढ़े अंकल और उनकी बूढ़ी पत्नी को उन बच्चों की याद बहुत सताती थी। वो दिन भर खिड़की के पास बैठे रहते थे और दुख भरी आंखों से पड़ोसियों के बच्चों को खेलते हुए देखते थे। एक दिन बूढ़े अंकल को एक आइडिया आया। उन्होंने अपने सिर पर हाथ मारा और कहा, सुनो मेरी प्यारी, मुझे एक आइडिया आया है। क्यों ना हम दोनों मिलकर बर्फ में से अपने लिए एक पोती बना ले। बूढ़ी आंटी को बूढ़े अंकल का ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। वो दोनों भागते हुए बाहर गए और उन्होंने बर्फ से अपने लिए एक पोती बनाना शुरू किया। उन्होंने एक बड़ा बर्फ का गोला बनाया और दोनों बहुत थक गए। ये तो अच्छा हुआ कि बाहर बर्फ में खेल रहे बच्चों ने उनकी मदद की। उन्होंने बर्फ के गोले पर हाथ और पैर लगाए और फिर सबसे ऊपर उन्होंने रखा उसका सिर। बूढ़े अंकल ने बनाई उसकी आंखें, उसकी नाक और उसका मुंह। और फिर बूढ़ी आंटी ने लगाए उसके कान और वो बर्फ की बच्ची बड़ी ही प्यारी लगने लगी, बिल्कुल एक गुड़िया की तरह। अचानक उस गुड़िया ने अपनी आंखें झपकाई और वो जिंदा हो गई। बूढ़े अंकल और बूढ़ी आंटी तो खुशी से झूम उठे और उन्होंने उस लड़की का नाम रखा स्नो मेडन। स्नो मेडन तेजी से बढ़ने लगी थी और बसंत के आने तक तो वो अच्छी खासी बड़ी हो गई थी। वैसे वो दिखने में तो बड़ी थी, पर दिल से अब भी एक बच्ची ही थी। वो हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह शरारतें करती रहती थी। उसने घर की घड़ी तोड़ी और अपनी सबसे अच्छी ड्रेस फाड़ दी। बूढ़े अंकल को घड़ी ठीक करनी पड़ी और बूढ़ी आंटी ने उसकी ड्रेस सी दी। वक्त तेजी से निकल रहा था और जल्द ही बसंत का मौसम आ गया, जैसे कि एक कहानी में होता है। घास है हरी हरी, सूरज है चमकीला, बसंत का है मौसम आया, सब कुछ हो गया रंगीला। पर स्नो मेडन बहुत ही दुखी थी क्योंकि बूढ़े अंकल और आंटी उसे बाहर भेजने से डर रहे थे। अगर वो पिघल जाती तो। और बसंत के बाद आया गर्मियों का मौसम। सभी लोग तैर रहे थे, मजे कर रहे थे, पर स्नो मेडन खिड़की के पास बैठकर सब देख रही थी। बूढ़े अंकल और आंटी को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी और वो हर रोज अपने बच्चों को चिट्ठियाँ लिखकर बच्चों के साथ वहाँ बुला रहे थे क्योंकि स्नो मेडन अकेले बहुत ही दुखी थी और हर दिन गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए बूढ़े अंकल और आंटी ने स्नो मेडन को खिड़की से दूर रहने के लिए कहा। और जब घर में भी गर्मी बढ़ने लगी तो उन्होंने तय किया कि दिन में उसे रेफ्रिजरेटर में रखना ही सही होगा। एक बच्चे के लिए ऐसा जीना भी कोई जीना है भला? रेफ्रिजरेटर में बैठे रहना और चाहते हुए भी बाहर नहीं निकल पाना। आखिरकार उन्हें शहर से एक टेलीग्राम आया, छुट्टी हो गई, हम सब आ रहे हैं। बूढ़े अंकल और बूढ़ी आंटी खुशी से नाचने लगे जैसे कि वो जवान हो गए हों और उन्होंने स्नो मेडन से कहा, तुम्हें बस थोड़ी ही देर और ये सब सहना होगा। हमारे वापस आने तक तुम बस रेफ्रिजरेटर में ही बैठी रहना। हम बस अपने पोते पोती को स्टेशन से लाने जा रहे हैं और वापस आते वक्त हम तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाएंगे। और फिर वो चले गए। शाम हो गई। स्नो मेडन ने सोचा कि चलो रेफ्रिजरेटर से बाहर निकलकर खिड़की से देखा जाए कि वो आ रहे हैं या नहीं। पड़ोस के बच्चे बाहर ही थे और आग के पास नाच रहे थे और फिर उन्होंने आग के ऊपर से छलांग लगाना शुरू किया। स्नो मेडन भी उनके पास जाकर उनके साथ खेलना और उछलना चाहती थी और वो सारी वार्निंग्स भूल गई और बाहर आ गई। फिर उसने सबको सरप्राइज देने का फैसला किया और वो वापस घर के अंदर जाकर पटाखे ले आई। फिर वो आग के पास गई और उस पर छलांग लगाई और फिर पता है क्या हुआ? वो स्नो मेडन बदल गई एक छोटे से सफेद बादल में। बूढ़े अंकल और बूढ़ी आंटी स्टेशन से अपने पोता पोती को लेकर वापस आ गए और उन्होंने एक दुखी नन्हे बादल को अपने घर के ऊपर झूलते हुए देखा। और फिर उन्होंने एक आवाज सुनी, बच्चों कभी आग के साथ मत खेलो और प्लीज रोना नहीं दादा दादी,
मैं आपसे मिलने के लिए वापस आऊंगी, सर्दियों में, वो भी बर्फ बनकर, ताकि आपको अकेलापन महसूस ना हो। तो तुम आग और पटाखे से खेलने के खतरों के बारे में सब समझ गए, क्यों है ना? तो फिर मैरी क्रिसमस। तुमने इतनी सारी जगह क्यों ले ली? अब इस छोटू के पास बैठने की जगह नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम बड़े हो तो इस पर रौब जमा सकते हो? अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, एक जायंट और एक छोटे से बच्चे की। Tom Thumb. एक वक्त की बात है, एक फैमिली थी जिसमें 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा हट्टा कट्टा और लंबा था। मझला बेटा एक पीपे जितना मोटा था और सबसे छोटा बेटा बहुत ही छोटा था, कुछ ज्यादा ही छोटा। दोनों बड़े भाई अपने छोटे भाई पर बहुत रौब जमाते थे, मजाक उड़ाते थे, उसे कहते थे टॉम थम, उसे छेड़ते थे। वो गाते थे ट्रा ला ला ट्रा लीली, तुमसे तो बड़ी होती है चीटी। एक दिन दोनों बड़े भाई लकड़ी जमा करने के लिए जंगल चले गए, पर अपने छोटे भाई को साथ नहीं ले गए। पर टॉम थम बड़ा ही होशियार था। वो अपने भाइयों के पीछे गया, रास्ते में छोटे छोटे पत्थर गिराते हुए, ताकि वो खो न जाए। बड़े भाइयों ने लकड़ियाँ जमा कर ली थी, पर वो खो गए और घर जाने का रास्ता भूल गए। वो छोटी बच्चियों की तरह रोने लगे। तभी टॉम थम वहाँ पहुँचा और उसने उनसे कहा, बच्चों जैसे रोना बंद करो और मेरे पीछे आओ। और वो अपने भाइयों को जंगल से बाहर निकाल लाया। लकड़ियाँ खत्म होने के बाद वो फिर से जंगल में गए। टॉम थम ठीक उनके पीछे ही था और वो अपने साथ एक बड़ी ब्रेड लाया था। वो रास्ते में अपने पीछे ब्रेड के टुकड़े छोड़ता गया और पंछी वो सारे टुकड़े खा गए। बेचारा टॉम थम अपने घर का रास्ता नहीं ढूंढ सकता था। वो अपने भाइयों के पास गया जो मैदान में पिकनिक मना रहे थे। अचानक झाड़ियों में कुछ हिलने की आवाज आई। दोनों बड़े भाइयों को इतना डर लगा कि वो पेड़ों पर चढ़ गए, पर टॉम थम बस हंसने लगा। तुम दोनों कितने डरपोक हो, वो तो बस सिर्फ एक मामूली कैट है। वो कैट झाड़ियों से बाहर निकला और एक इंसान की तरह बोला, मैं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैट हूँ, मैं हूँ पुस इन बूट्स। वो कैट बड़ा ही अजीब लग रहा था। उसने तो पंख वाली एक टोपी भी पहनी थी। दोनों बड़े भाई खुश हो गए और पेड़ों से नीचे उतर आए और उन्होंने कैट से उन्हें घर का रास्ता दिखाने को कहा। पर पुस ने कहा उसके पास वक्त नहीं है, क्योंकि उसे एक जरूरी बिजनेस डील करनी थी राक्षस के साथ। उससे पहले उस डील से निपटना होगा, फिर वो आकर उन्हें रास्ता दिखाएगा। दोनों बड़े भाई फूट फूट कर रोने लगे। पुस इन बूट्स को उन पर तरस आया और उसने कहा, मेरे साथ महल में चलो और रात वहीं पर बिताओ। और वो सभी निकल पड़े उस राक्षस से मिलने के लिए। दरवाजा खुला था, इसलिए वो सीधे अंदर चले गए एक बड़े से हॉल में, जहां उन्होंने टेबल के पास बैठा हुआ देखा एक डरावना राक्षस। राक्षस ने तीनों भाइयों और कैट को देखते ही जोर से कहा, अरे वाह, ये तो एक मजेदार दावत खुद ही चलते हुए मेरे पास आ गई। और उसके मुंह में पानी आ गया। टॉम थम एक बहुत ही होशियार लड़का था। वो आते ही समझ गया था कि वो एक आदमखोर के महल में आ गए हैं, भयानक वाले। कैट ने चुपके से टॉम को आंख मारी और फिर उसने राक्षस से कहा, मिस्टर बड़े राक्षस, तुम तो जरा भी अच्छे होस्ट नहीं हो। मैंने सुना है कि राक्षस अपने मेहमानों को डराने के लिए आकार बदलते हैं, पर लगता है आपको वो करना आता ही नहीं है। राक्षस ये सुनकर हंसने लगा और फिर बूम, उसने खुद को एक बड़े लायन में बदल दिया। दोनों बड़े भाई डर गए और भागकर टेबल के नीचे छिप गए, पर पुस इन बूट्स पर कोई असर नहीं हुआ और उसने राक्षस लायन से कहा, ये तो मुश्किल नहीं है, कोई भी लायन में बदल सकता है। क्या आप खुद को बना सकते हैं छोटा, भूरा और चूचू करने वाला? राक्षस लायन सोचने लगा और फिर बैम, एक छोटा भूरा चूहा चूचू करते हुए टेबल पर भागा। उस चूहे पर इतनी तेजी से झपटा कि उसके बूट्स निकल गए, उसकी टोपी गिर गई और टेबल की सारी चीजें इधर उधर गिर गईं। पर वो आदमखोर चूहा बच गया एक जग में छिपकर। टॉम थम जानता था क्या करना सही होगा और उसने जग को एक कॉर्क से बंद कर दिया। इस तरह वो आदमखोर जग में फंस गया। सब खुश हो गए। उसने अपने बूट्स और टोपी फिर से पहन ली और इंचार्ज बन गया। उसने दोनों बड़े भाइयों को सोने भेज दिया। वो सारी रात टेबल के नीचे थोड़ी ना बिता सकते थे। उस टॉम थम को बालकनी पर ले गया और उसने उसे घर जाने का रास्ता दिखाया और फिर उसने उसे भी सोने के लिए कहा। सुबह होते ही तीनों भाई घर के लिए निकल पड़े और रास्ता दिखा रहा था टॉम थम। उसके बाद से उन दोनों ने कभी भी टॉम थम पर रौब नहीं जमाया।
तो अब तुम भूलना नहीं, तुम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, तुम छोटों के साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकते। कोई भी टॉम थम अपनी होशियारी और बहादुरी का इस्तेमाल करके सबसे गंदे और सबसे डरावने राक्षस को भी हरा सकता है। तुमने यहाँ पर इतना कबाड़ क्यों फैला रखा है? मुझे फिर से सफाई करनी पड़ेगी। मैं सारा दिन काम करती हूँ और मुझे आराम नहीं मिलता, जैसे वी लिटिल हैवरोचेस्का। ओह, एक मिनट, क्या तुम्हें पता है वो कौन है? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। एक वक्त की बात है, एक थी वी लिटिल हैवरोचेस्का। Wee little Havrocheska. वो सूरज निकलते ही जागकर घर के काम करना शुरू कर देती थी, जैसे सफाई और धुलाई और इस्त्री, क्योंकि उसकी बुरी सौतेली माँ उसे ये सब करवाती थी और उसकी अपनी बेटियाँ बस बड़े आराम से लेटे-लेटे जो चाहे वो खाती रहती थी। वी लिटिल हैवरोचेस्का फर्श पर झाड़ू लगाती, चूल्हे के लिए लकड़ियाँ लाती और फिर पालतू गाय को मैदान में सैर कराने ले जाती, ताकि वो गाय आराम से हरी हरी घास खा पाए। और वी लिटिल हैवरोचेस्का को कभी कुछ खाने को नहीं मिलता था। उसे हमेशा भूखा रखा जाता, घर का हर एक काम करने के बावजूद भी। बुरी माँ ने हैवरोचेस्का को ऊन से भरी हुई 3 बोरियां दी, उसे साफ करके धागा बनाकर उससे कपड़ा बनाने के लिए कह दिया। पालतू गाय को वी लिटिल हैवरोचेस्का पर बहुत दया आई, इसलिए उसने घास चबा दी और फिर उससे कहा, अब सुनो, तुम्हें बस मेरे एक कान से अंदर जाकर दूसरे कान से बाहर आना होगा और बूम, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। और पता है, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा पालतू गाय ने कहा था। ओह, इससे उस बुरी सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन उसने हैवरोचेस्का को और भी मुश्किल काम दिया। ये कपड़े का छोटा टुकड़ा ले जाओ और इससे मेरे लिए एक शानदार ड्रेस सी दो। तुम्हारे पास आज रात तक का वक्त है और इससे मेरी बेटियों के लिए भी नए ड्रेस बनाना। वी लिटिल हैवरोचेस्का ने कपड़े के उस छोटे से टुकड़े को देखा और उसे बहुत दुख हुआ। बुरी सौतेली माँ पीछे से आकर बोली, जरा एक मिनट, क्या तुम उसमें से 7 ड्रेसेस बना पाओगी? अगर बनाने पड़े तो बना दूंगी। फिर बुरी सौतेली माँ ने अपनी दोनों बेटियों को ये जासूसी करने भेजा कि हैवरोचेस्का की मदद आखिर कौन करता है। उस दिन गर्मी थी, इसलिए वो दोनों बेटियां थकान के मारे घास पर लेट गईं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और सो गईं और वी लिटिल हैवरोचेस्का ने उनके लिए एक लोरी गाई। पर फिर एक और मुसीबत आ गई। बुरी सौतेली माँ शाम तक इंतजार नहीं कर सकती थी और वो खुद हैवरोचेस्का पर जासूसी करने चली गई। और फिर उसे पता चल गया कि कैसे पालतू गाय हैवरोचेस्का की मदद कर रही थी। ये देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आया और उसने कहा, इस पालतू गाय को अभी इसी वक्त जंगल में ले जाओ और इसे जाकर भेड़ियों को खिला दो। वी लिटिल हैवरोचेस्का बहुत रोने लगी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो अपनी सबसे प्यारी पालतू गाय को जंगल में ले गई भेड़ियों को खिलाने के लिए। वी लिटिल हैवरोचेस्का और उसकी पालतू गाय काफी देर तक जंगल में चलते रहे, पर उन्हें कहीं कोई भेड़िया नहीं मिला। पर उन्हें एक बड़ा ही सुंदर महल मिला और वो पूरी तरह से खाली था। हर कोने में मकड़ी के जाले थे, फर्श पर कचरा फैला था और टेबल्स पर गंदे बर्तन पड़े हुए थे। वी लिटिल हैवरोचेस्का ने पालतू गाय को दरवाजे के पास बांधा और उसने सफाई करनी शुरू कर दी। सफाई खत्म करते करते वी लिटिल हैवरोचेस्का इतनी थक गई कि उसने छोटी सी झपकी लेने की सोची, पर वो गहरी नींद में सो गई। उसी दौरान 7 छोटे बौने अपने घर पर लौट आए और वो सब के सब कवच पहने हुए योद्धा थे। और फिर अंदर आया उनका लीडर प्रिंस चार्मिंग। प्रिंस चार्मिंग ने पूछा, इस गाय को अंदर कौन लाया? हमें नहीं पता, कवच वाले बौनों ने कहा। प्रिंस चार्मिंग ने साफ फर्श देखा और पूछा, और हमारे पूरे महल की सफाई किसने की? हमें नहीं पता, कवच वाले बौनों ने कहा। और मेरी प्लेट को किसने इतनी अच्छी तरह साफ किया? हमें बिल्कुल नहीं पता। फिर प्रिंस चार्मिंग ने वी लिटिल हैवरोचेस्का को देखा और पूछा, ये सो रही सुंदर लड़की कौन है? और फिर कवच वाले बौनों ने जवाब दिया, ये वही है जिसने आपकी प्लेट को इतनी अच्छी तरह साफ किया। ये वही है जिसने पूरे महल की सफाई की, और ये वही है जो उस गाय को अंदर लाई है। प्रिंस चार्मिंग ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा, फिर तो मुझे इसे इनाम देना चाहिए, मैं इसे गले लगाऊंगा। मेरा मतलब उस गाय को नहीं, इस सो रही सुंदर लड़की को। प्रिंस चार्मिंग ने वी लिटिल हैवरोचेस्का को गले लगाया और उसी वक्त वी लिटिल हैवरोचेस्का अपनी नींद से जाग गई।
उसने प्रिंस चार्मिंग को देखा और पहली नजर में ही वो उसे पसंद आ गया और उसके बाद दोनों ने शादी कर ली और एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। मैं यही बताना चाह रही थी, अगर तुम मेहनत करने से और अपने ही घर की सफाई करने से ना डरो तो तुम भी हमेशा खुशी खुशी रह सकते हो, वी लिटिल हैवरोचेस्का की तरह। तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ, तुम भी तरह तरह की अजीब चीजों को किसी अच्छे इस्तेमाल में ला सकते हो। एक मिनट, मुझे इस बारे में एक कहानी याद आ गई। The Straw Bull Calf. एक वक्त की बात है, एक गांव में रहते थे एक बूढ़े अंकल और एक बूढ़ी आंटी। वो बहुत गरीब थे और उनका कोई भी नहीं था, ना बच्चे और ना ही बच्चों के बच्चे। सारा दिन वो अकेले ही बरामदे में बैठे रहते थे। एक दिन बूढ़ी आंटी ने बूढ़े अंकल से कहा, तुम्हें पता है डियर, हमारी जिंदगी हद से भी ज्यादा बोरिंग है। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अपने लिए किसी तरह का पेट ले आएं? पर एक पेट को हमेशा ही खिलाते रहना पड़ता है। बूढ़े अंकल ने कहा, उन्हें खर्चे की फिक्र थी। पर बूढ़ी आंटी एक छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगी, मुझे एक पेट किटी चाहिए, मुझे एक पेट डॉगी चाहिए। और फिर जब बूढ़ी आंटी ने एक छोटा टर्टल मांगा तो बूढ़े अंकल को फिक्र हुई और उन्होंने सोचा अब उन्हें इस बारे में कुछ सोचना होगा। उसके बाद बूढ़े अंकल के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया। बूढ़े अंकल अपने गोदाम में गए, वहाँ हर तरफ उन्होंने झाड़ू लगाया और वहाँ से ढेर सारी घास इकट्ठा की और फिर उन्होंने उसी घास में से एक बछड़ा बनाया और उस बछड़े को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने उस पर तारकोल डाल दिया। वो बूढ़ी आंटी अपनी ख्वाहिश को पूरी होते देख इतनी खुश हुई कि वो उस बछड़े को एक मैदान में ले गई और उसे वहाँ घास खाने के लिए छोड़ दिया। वो घास का बछड़ा मैदान में खड़ा था, आसमान में सूरज चमक रहा था और उसके आसपास पंछी चहक रहे थे। फिर अचानक वहाँ एक बैर आ पहुँचा। उसने बछड़े को वहाँ देखा और कहा, गुड मॉर्निंग, तुम कैसे हो? बछड़ा कुछ नहीं बोला क्योंकि वो तो बना था घास से। बैर को इतना ताज्जुब हुआ कि उसने फिर कहा, गुड मॉर्निंग। बछड़े ने फिर से कुछ नहीं कहा। बैर को बहुत गुस्सा आया और वो गुर्रा कर बोला, तुम मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अगर तुम एक अच्छे बछड़े होते तो तुम भी मुझसे गुड मॉर्निंग कहते। पर फिर से वो बछड़ा कुछ नहीं बोला। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, बैर गुस्से से बोला और उसने बछड़े को उसी जगह पर मारा जहाँ पर तारकोल लगा था। और फिर क्या था, बैर का पंजा उस तारकोल पर चिपक गया। बैर ने अपना पंजा निकालने की कोशिश की पर बछड़ा उसे छोड़ ही नहीं रहा था। हे, मुझे छोड़ दो, बैर ने कहा। नहीं तो। और ये कहकर उसने अपने दूसरे पंजे से बछड़े को तारकोल वाली जगह पर मारा। अब उसके दोनों पंजे तारकोल में चिपक गए। अब बैर डर गया और उसने बछड़े को रोते हुए कहा, ओ प्यारे बछड़े, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज बछड़े, प्लीज प्लीज। जब बूढ़े अंकल ने बैर को रोते हुए सुना तब वो उसी वक्त मैदान में गए और उन्होंने कहा, हे गंदे बैर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बछड़े को छूने की? अब मैं तुम्हें उठाऊंगा और मैं तुम्हें फेंक दूंगा इन कांटों से भरी झाड़ियों में। प्लीज अंकल जी, बैर ने कहा, आप मुझसे जो चाहे मांगिए, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, पर प्लीज मुझे उन कांटों से भरी झाड़ियों में मत फेंकना और प्लीज मुझे इस बछड़े से छुड़ाइए। ठीक है, बूढ़े अंकल ने कहा, पर आज के बाद तुम इससे कुछ मत कहना। बछड़े से छुड़ाने के लिए बैर बूढ़े अंकल के लिए एक बढ़िया तोहफा ले आया, ढेर सारा शहद। उन बेचारों ने तो कभी एक साथ इतना सारा शहद नहीं देखा था। और एक दोपहर जब बछड़ा मैदान में बंधा हुआ था, एक वुल्फ उससे चिपक गया। बूढ़े अंकल ने वुल्फ को छुड़ाया और वो उनके लिए कुछ शीप ले आया। अगले दिन एक फॉक्स बछड़े से चिपक गया और अपनी आजादी के बदले उसने उनको दिए कुछ गीस और कुछ चिकन्स। एक दिन तो बछड़े से एक रैबिट भी चिपक गया। बूढ़े अंकल ने रैबिट को छुड़ाया और रैबिट उन दोनों के लिए ले आया बोरी भर के रसीली गाजर। बूढ़े अंकल और आंटी आराम से बरामदे में बैठकर गाजर का मजा लेने लगे और उन्हें अपने घास के बछड़े पर बहुत नाज हुआ।
वो बछड़ा असली नहीं था, पर फिर भी वो उनके बहुत ही काम का साबित हुआ। बूढ़े अंकल और आंटी को फिर कभी भी खाने की कमी नहीं हुई। इस तरह उनकी कहानी की हुई एक हैप्पी एंडिंग। और मैं यही समझाना चाहती थी, हर छोटी चीज का अगर आप सही इस्तेमाल करना जानते हैं तो वो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, मुझसे ये करवाने की सोचना भी नहीं। मैं ये म्यूजिक स्केल्स नहीं बजाऊंगी। नहीं, मुझ में ऐसा करने की आलस नहीं है। वो बस बात ये है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक वक्त की बात है। 3 little pigs. किसी दूर देश के जादुई जंगल के पास रहने आ गए 3 भाई, और वो 3 भाई थे पिगलेट्स। उनके नाम थे बूबू, वूहू और ऊप्सी डेज़ी। तीनों भाइयों को मजे करना अच्छा लगता था, बाकी पिगीज की तरह ही। वो कीचड़ वाले गड्ढे में पड़े रहते या जंगल के जानवरों के पीछे भागते रहते, और वो सारे एकॉर्न्स खा जाते और किसी के लिए कुछ भी नहीं बचता। सारा दिन जंगल में बस उन्हीं की आवाजें आती रहती, भागने की और मस्ती करने की। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि इन भाइयों को म्यूजिक बजाना बहुत पसंद था। उन्हें कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिले, एक गिटार, एक ड्रम और एक बड़ा चमकीला इंस्ट्रूमेंट। मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, पर मैंने मार्चिंग बैंड में हमेशा उसे देखा है। ठीक है, तो जैसे ही चांद बाहर आता, वो 3 भाई भी बाहर आ जाते और नदी के किनारे आग के पास बैठकर अपना कॉन्सर्ट शुरू कर देते। वो जोर जोर से अपने गाने बजाते और किसी को भी चैन से सोने नहीं देते। पिग्स हैं महान और सबसे अच्छे, ट्रालाला ट्रालाला। पिग्स का नहीं है कोई जवाब, ट्रालाला ला ला। सारे जानवरों ने पुलिस को बुलाया, उनके खिलाफ कंप्लेंट की, पर इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। वो पिग्स को शोर मचाने से रोक नहीं पाए। फिर गर्मियाँ खत्म हुई और जादुई जंगल में पतझड़ का मौसम आया, पर वो पिग्स ठंड से नहीं डरते थे। गर्मियों में वो खा पीकर इतने मोटे हो गए थे कि वो मुश्किल से अपने घरों में घुस पाते थे। वो धीरे धीरे कैसे भी करके अंदर चले जाते। जंगल के सभी जानवर बहुत ही दुखी थे। सर्दियाँ आने वाली थी और उन सबको अपने घरों में सोना था, पर वो उन पिग्स के मचाए शोर के बीच भला चैन से कैसे सो पाते। सारे जानवर अब उनसे तंग आ चुके थे, पर उन्हें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही था। उसके बाद सभी जानवर एक मीटिंग के लिए जमा हुए और वो पिग भाइयों को वहाँ से निकालने के तरीकों के बारे में सोचने लगे। वो बहस करते, चीखते चिल्लाते, और आखिरकार उन सभी ने उन भाइयों को डराकर भगाने का फैसला किया। उन्होंने शीप को एक वुल्फ की तरह तैयार किया और उसे पिग्स को डराने के लिए भेज दिया। तो वो शीप उन भाइयों के घरों के बाहर गई और उसने कहा, बा। पिग भाइयों ने अपनी खिड़की से बाहर देखा और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, और शीप ने एक बार फिर उनसे कहा, बा। तीनों भाई इतना जोर से हंसने लगे कि तीनों में से 2 के घर गिर गए। पहले तो जानवर बहुत खुश हुए। उन्होंने कम से कम 2 भाइयों से तो छुटकारा पा लिया था, पर वो गलत सोच रहे थे। बूबू और वूहू अपने टूटे हुए घरों के मलबे से बाहर निकले और अपने भाई ऊप्सी डेज़ी के घर में शिफ्ट हो गए। तो वो 3 भाई एक मजबूत पत्थर के बने घर में आराम से रहने लगे। वो खिड़की के पास बैठकर पहले से भी ज्यादा तेज म्यूजिक बजाने लगे। चाहे कर लो जो भी तुम, ट्रालाला ट्रालाला, हम पिग्स नहीं होंगे यहाँ से गुम, ट्रालाला ला ला। फिर से सारे जानवर एक मीटिंग के लिए जमा हुए और उन्होंने मिलकर एक फैसला किया। एक दिन सुबह सुबह सारी रात म्यूजिक बजाने के बाद जब तीनों भाई गहरी नींद में सो गए, तब सारे जानवर उनके घर के पास आए। शीप ने उनकी खिड़की से अंदर झांका, फिर डॉग उसकी पीठ पर चढ़ गया, फिर कैट ने डॉग पर छलांग लगाई और रूस्टर जाकर कैट के सिर पर बैठ गया, और फिर सभी जानवर एक साथ जोरों से चिल्लाने लगे। डॉग ने कहा म्याऊ, कैट ने कहा कॉक-a-doodle-doo, रूस्टर ने कहा वुफ वुफ और शीप ने कहा बा
बुरे पिगीज, तुम अपना गंदा बैंड लेकर यहाँ से चले जाओ। वो तीनों भाई इतना डर गए कि वो भागते हुए बाहर निकले और अलग-अलग दिशाओं में चले गए। उसके बाद जंगल में कभी ऐसे बदमाश नहीं आए। हर तरफ शांति और खुशी थी। मैं वही बताना चाहती थी, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए जो हमारे आसपास रहते हैं। और अगर आपको गाना, नाचना और म्यूजिक बजाना हो तो उसके लिए खास जगह होती है जिन्हें कहते हैं म्यूजिक हॉल्स। तुम गलत सोच रहे हो। मैं बिल्कुल लालची नहीं हूँ। मैं खुशी से अपनी कैंडी शेयर कर सकती हूँ। पर क्या तुम्हें पता है लिटिल टेलर के साथ क्या हुआ था? मैं तुम्हें बताती हूँ। The valiant little tailor. दूर दराज के एक शहर में रहता था एक लिटिल टेलर। उसे मीठा खाना पसंद था, जैसे शहद और जैम, और उस मीठे के पीछे आती शहर भर की सारी मक्खियाँ। वो लिटिल टेलर उन मक्खियों को भगाता नहीं था, इसीलिए उन मक्खियों को लगने लगा कि वो जो चाहे वो कर सकती हैं। एक बार रात में वो रेफ्रिजरेटर के अंदर जाकर वहाँ रखे सभी चॉकलेट ग्लेज्ड क्रीम पफ्स चट कर गईं। अब ये बात लिटिल टेलर की बर्दाश्त के बाहर थी, इसलिए उसने टेबल पर रखे हुए टवल को उठाया और पूरी ताकत से उस मक्खियों पर दे मारा। सारी मक्खियाँ वहाँ से चली गई उसी वक्त। गुस्साए हुए टेलर ने रेफ्रिजरेटर पर एक बड़ी चेन लगाई और उस पर ताला लगा दिया, और फिर उसने अपनी टी शर्ट पर एक डरावनी चेतावनी लिखी, मुझ में है ताकत, मैं नहीं डरूंगा, मैं एक साथ 7-7 से लड़ूंगा। फिर वो बेकरी पर गया और उसने अपने लिए कुछ ताजे चॉकलेट ग्लेज्ड क्रीम पफ्स खरीदे और खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। लिटिल टेलर रास्ते पर चले जा रहा था अपनी पेस्ट्री का मजा लेते हुए। तभी बूम! वो मिला एक जायंट से। जायंट ने लिटिल टेलर की टी शर्ट पर लिखी हुई बात पढ़ी और उससे बहुत ताज्जुब हुआ। क्या मतलब है तुम एक साथ 7-7 से लड़ोगे? जायंट को बड़ा अजीब लगा और इसलिए उसने लिटिल टेलर से कहा, अगर तुम इतने बहादुर हो तो चलो मुकाबला करके देख ले कौन ताकतवर है। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें बताऊंगा एक जायंट सीक्रेट, पर अगर मैं ज्यादा ताकतवर हुआ तो तुम आ जाओगे जायंट मुसीबत में। जायंट ने आसपास देखा और उसे एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया। उसने उसे उठाया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। लिटिल टेलर इतना चौंक पड़ा कि उसने गिरा दिया अपना आखिरी क्रीम पफ। देखा ना मैं कितना ताकतवर हूँ, जायंट ने कहा। अब तुम्हारी बारी है लिटिल टेलर। लिटिल टेलर जानता था उसे क्या करना है। उसने अपना नीचे गिरा हुआ क्रीम पफ उठाया। उसने उसे ऐसे उठाया जैसे कि वो एक पत्थर हो, और उसे इतनी जोर से मसला कि उसमें से क्रीम बाहर निकलकर जायंट की नाक पर लग गई। वो जायंट चौंक पड़ा। उसने पहली बार एक ऐसा इंसान देखा था जो एक पत्थर में से क्रीम निकाल सकता था। उसने सोचा ये सच में दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है और इसका कोई मुकाबला नहीं। तो अब जायंट को लिटिल टेलर को एक बहुत ही डरावना जायंट सीक्रेट बताना पड़ा। एक ऊंची पहाड़ी पर एक 10 लाख साल पुराना पेड़। अगर तुम उस पेड़ पर चढ़ोगे तो तुम्हें उसमें एक गहरा छेद बना हुआ मिलेगा, और इस गहरे और अंधेरे छेद के टेल में है एक बड़ा सा रेफ्रिजरेटर, और वो रेफ्रिजरेटर भरा पड़ा है आइसक्रीम, क्रीम पफ्स, चॉकलेट केक्स और कुकीज से। पर कोई है जो इस खजाने पर पहरा देता है, एक डॉग जिसकी आंखें साइकिल के पहियों जितनी बड़ी हैं, और वो किसी को भी उस खाने के आसपास भटकने नहीं देता। पर तुम उस डॉग से डरना नहीं, जायंट ने लिटिल टेलर से कहा। उसे पकड़ना और फिर मेरे एप्रन पर रख देना। ऐसा करते ही वो डॉग शांत हो जाएगा। फिर तुम बिना डरे उस रेफ्रिजरेटर को खोलकर उसमें रखे खाने का जी भर के मजा लेना। लिटिल टेलर को ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि वो मीठा खा पाएगा, और वो भी बिना पैसे दिए। और फिर उसने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। वो उस छेद तक पहुंचा और उसने अंदर झांका। अंदर सब वैसा ही था जैसा जायंट ने कहा था। वहाँ एक रेफ्रिजरेटर था और एक बड़ी आंखों वाला डॉग भी।
इससे पहले कि डॉग को कुछ करने का मौका मिलता, उसने खुद को एप्रन पर पाया। वो वहीं बैठा रहा और आंसू भरी आंखों से लिटिल टेलर को अपने खजाने का मजा लेते हुए देखता रहा। और लिटिल टेलर तो एक के बाद एक सब खा ही जा रहा था। वो रेफ्रिजरेटर के अंदर चला गया और डॉग को बस उसके खाने और चबाने की आवाजें आती रही। लिटिल टेलर सारी मीठी चीजें खा गया और उसने एक टुकड़ा भी नहीं बचाया। मुस्कुराते हुए उसने रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बंद किया और फिर छेद के पास गया, पर बाहर निकलते वक्त उसे एहसास हुआ कि उसका भरा हुआ पेट उसे रोक रहा है। लिटिल टेलर इतना मोटा हो गया था कि ना वो बाहर निकल पाया, ना ही वापस अंदर जा पाया। वो बस छेद में फंस गया था। उसे ऐसे ही छेद में फंसे रहना पड़ा जब तक उसका वजन कम नहीं हुआ और सभी उस पर हंसते रहे। मैं यही तो बताना चाहती हूँ, इतना मीठा खाना अच्छी बात नहीं होती। इतनी सारी मीठी चीजें हमें बना देती है गोलू मोलू। क्या तुम्हें पता है मैं ये टेबल्स क्यों याद रख रही हूँ? ऐसे ही मेमोरी को तेज किया जाता है। अगर आप ठीक से अपनी मेमोरी को ट्रेन नहीं करेंगे तो देखिए आपके साथ क्या क्या हो सकता है। Alibaba. एक वक्त की बात है, मिडिल ईस्ट में दो भाई रहा करते थे, कासिम और अली बाबा। और भले ही ये सुनने में अजीब लगे, बड़े भाई को विरासत में सब कुछ मिला, एक मिल, एक डोंकी और कैट भी। और छोटे भाई को विरासत में कुछ भी नहीं मिला। अली बाबा ने अपना सिर खुजाया और खुद से कहा, मेरा बड़ा भाई अमीर है, पर वो मुझे कभी हलवे का एक निवाला या शरबत का एक घूंट भी नहीं देगा, इसलिए मुझे कोई ना कोई प्लान बनाना होगा। अली बाबा बस सोचता ही रहा और आखिरकार एक दिन उसे एक कमाल का आइडिया आया। मैं जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करूँगा, उन्हें बाजार में जाकर बेचूंगा और उन पैसों से अपने लिए एक तंदूरी नान खरीदूंगा। तो अली बाबा जंगल में गया और वहाँ चलते हुए लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगा। अचानक उसे कुछ सीटियों और अजीब चलने की आवाजें सुनाई दी। अली बाबा डर गया और बोला, मैंने जंगल के भूतों को गुस्सा दिलाया होगा। पर वो कोई गुस्से वाले भूत नहीं, बस कुछ मामूली चोर थे। वो 15 लोग थे और उन्होंने एक खजाने का बक्सा उठाया हुआ था। और उन डरावने पायरेट्स के कैप्टन ने, नहीं मेरा मतलब उन डरावने चोरों के सरदार ने कहा, खुल जा सिम सिम। सब कुछ हिलने लगा जैसे कि कोई भूकंप आया हो और फिर पहाड़ी में बनी गुफा का खुफिया दरवाजा खुल गया। वो चोर बड़ी तेजी से खजाने के बक्से को गुफा में ले गए ताकि कोई उन्हें देख न ले। ऐसा बस उन चोरों को लगा था कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, पर अली बाबा को यूं ही सबसे अच्छा स्टूडेंट नहीं कहते थे। उसने सब कुछ देख भी लिया और सुन भी लिया था। तो जैसे ही चोर गुफा से निकल गए, अली बाबा झाड़ियों के पीछे से निकला और उसने कहा, खुल जा सिम सिम। और इस तरह वो जा पहुंचा उस जादुई गुफा के अंदर। वहाँ अंदर तरह तरह की अच्छी अच्छी चीजें थी। सबसे पहले कमरे में उसे मिले चांदी, सोना और ढेर सारे हीरे मोती। दूसरे कमरे में उसे मिले तरह तरह के खिलौने, टी सेट्स वाली डॉल्स, बाइक पर बैठे हुए भालू, एक बड़ा हाथी और प्यारी प्यारी किटीज भी। अली बाबा कुछ देर तक ट्रेन सेट से खेला और फिर वो तीसरे कमरे में चला गया और वो कमरा भरा पड़ा था सुंदर कपड़ों से। वहाँ थे बॉल गाउन्स, तरह तरह की स्कर्ट्स, चमकीले हीरो वाली शर्ट्स और सुंदर पिंक जूते। उन पर बने थे बड़े ही प्यारे फूल और की गई थी सुंदर कढ़ाई। अली बाबा ने वो जूते पहनने का फैसला किया। अचानक उन जूतों ने उसे ऊपर हवा में उठा दिया और अली बाबा उड़ने लगा। अली बाबा ने दरवाजे से कहा, खुल जा सिम सिम। वो उड़ते हुए गुफा से बाहर आया और अपनी लकड़ियाँ उठाई। इन जूतों के साथ तो मैं पलक झपकते ही लकड़ियों को बाजार तक पहुँचा दूंगा। अली बाबा ने बाजार में वो लकड़ियाँ बेच दी और अपने लिए एक तंदूरी नान खरीद लिया। तभी अचानक ही उसका भाई कासिम वहाँ आ पहुँचा। तुमने ये तंदूरी नान कैसे खरीदा? जरा मुझे बताओ, तुम्हें इसके लिए पैसे कहाँ से मिले? अली बाबा को मजबूरन अपने भाई कासिम को जंगल और वहाँ उन चोरों के खुफिया खजाने वाली गुफा के बारे में बताना पड़ा और उसने अपने भाई के लिए एक कागज पर वो जादुई मंत्र लिख दिया ताकि वो उसे भूल ना जाए। कासिम फौरन ही खुफिया दरवाजे के पास गया और कागज को पढ़कर बोला, खुल जा सिम सिम।
और वो खजाना लेने के लिए अंदर चला गया। पर अपनी जल्दबाजी में उसने वो कागज कहीं गिरा दिया। उसने अपने थैले में इतना खजाना भर दिया था कि वो मुश्किल से उसे दरवाजे तक ला पाया था। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, बिपिटी बॉपिटी बू, चल दरवाजे अब खुल जा तू। फिर कासिम ने दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा फिर भी नहीं खुला। फिर कासिम उस पर अपना सिर पटकने लगा। अचानक दरवाजा खुल गया और दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ा था चोरों का सरदार। तुम मेरे दरवाजे को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो बदमाश? मैं बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने वाला जादुई मंत्र भूल गया। कासिम ने सरदार से कहा, तुम्हारी मेमोरी इतनी कमजोर क्यों है? चोरों के सरदार ने पूछा। तुम्हें उसे ट्रेन करना होगा। मैं तुम्हें याद करने के लिए कहानियों की किताब दे रहा हूँ ताकि सोते वक्त तुम मुझे एक कहानी सुना सको। जैसे ही तुम मुझे सारी कहानियाँ सुना दोगे, मैं तुम्हें घर जाने दूंगा। पर तब तक लालची आदमी, तुम यहाँ मेरे कैदी बनकर रहोगे। तो अपनी नासमझी की वजह से कासिम को उसी गुफा में रहना पड़ा। मुझे ठीक से नहीं पता कितने दिनों तक, पर कहते हैं वो वहाँ था 1000 दिन और 1001 रातों तक। यही तो मैं कहना चाहती हूँ, अपनी मेमोरी को ट्रेन करो और मुसीबत से बचकर रहो। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे। माइक्रोफोन में तुम कहो, माशा एंड द बेयर मिले चलो। समझ गए नन्हे गुरु, अब आप भी हो जाओ शुरू।